उनके तमाम उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। तो जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए। मैं तो दिल्ली से आता हूँ। दिल्ली में जो हालत हुई कोविड, इस पार्टी की पोल खुल गई वहाँ। ये मुफ्त बिजली वाले लोग, उस मुफ्त बिजली में जितना तेज करंट आया जनता को इस कोविड में, उससे उत्तराखंड की जनता भी समझती है। उत्तराखंड के लोग दिल्ली में आते जाते रहते हैं, उनके परिवार के लोग दिल्ली में काम करते हैं। पूछिएगा कोविड कुप्रबंधन क्यों हुआ, कोविड में इतनी मौतें क्यों हुई। आपको पूछने चाहिए जब भी ये लोग आपसे वोट मांगने आए। एक आपको अपने आप से भी ये सवाल पूछना चाहिए। दो पार्टियां हैं प्रमुख। एक पार्टी जब भी आपसे मुखातिब होती है, विकास की बात करती है, महंगाई, बेरोजगारी, यह मुद्दे उठाती है। दूसरी पार्टी जब भी आपसे मुखातिब होती है, बांटने वाले मुद्दे सामने लाती है, लड़ाई झगड़े के मुद्दे सामने लाती है, समाज में द्वेष कैसे फैले वो उनकी प्राथमिकता होती है। यह लोग हमें और आपको लड़वा कर ही जीत सकते हैं, और जब जीत जाते हैं तब भी लड़वाते रहते हैं ताकि हम असली मुद्दे नहीं उठा पाएं, हम उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करें जिन मुद्दों से इनकी विफलता आपके सामने आती है। जो कांग्रेस पार्टी जब भी आपसे संवाद करेगी वही मुद्दे उठाएगी। हम सरकार में हो तब भी वही मुद्दे उठाएंगे कि विकास कैसे लाया जाए प्रदेश में। कई लोगों की कुर्बानियां गई हैं इस प्रदेश को बनाने के लिए। इस मंच पर आसीन कुछ लोग हैं जो उस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। आप सब उस आंदोलन के हिस्सा भी रहे हैं, उसको आपने देखा भी है करीबी से। वो आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, वो आंदोलन चल रहा है। पलायन कैसे रुके, रोजगार कैसे बढ़े, महंगाई कैसे कम हो, रोजगार के मौके उत्तराखंड में ही कैसे मिलें। क्यों पर्यटन की दृष्टि में आपके बाकी राज्य ठीक कर रहे हैं, कोविड के बावजूद उत्तराखंड नीचे चला गया। यह सवाल पूछना पड़ेगा। पर्यटन का जो यहाँ पोटेंशियल है, जो यहाँ मौके मिल सकते हैं पर्यटन के, वो पिछले 5 साल से ठप हो गए। और कोविड तो एक बहाना है। क्या कोविड से पहले बहुत अच्छा काम हो रहा था? 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड इस देश में तो कोविड से पहले ही टूट चुका था। तो कोई अगर कोविड के पीछे छिपकर आपको कहे कि साहब कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, तो वो झूठ बोल रहा है। और सबसे बड़ा झूठ इसमें नरेंद्र मोदी जी खुद बोलते हैं। हर चीज़ में वो कोई बहाना होता है। नेहरू जी से शुरू करते हैं और फिर अंत में आकर राहुल जी पर आ जाते हैं। अरे आप 7 साल से सत्ता में हैं, 5 साल से हैं, आपने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। आप जवाब दीजिए उत्तराखंड की जनता को। नेहरू जी जवाब देने आएंगे, राहुल जी जवाब देंगे, वोट आप लेते हैं, जवाब नेहरू जी से मांगते हैं। तो ये तमाम बातें जो ये लोग करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान बटाने का एक चेष्टा होती है, उसी का प्रयास होता है। मेरी प्रेस रिलीज में आपको तमाम आंकड़े दिए जा रहे हैं। मैं अभी आंकड़ों से आपका भी समय नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपके मन में कुछ प्रश्न हैं, और मेरे को ये भी मालूम है कि कौन से सवाल सबसे आगे हैं। तो जो सवाल आप राजनीतिक पूछेंगे वो बाद में पूछ लीजिएगा। पहले ज़रा इस सरकार के बारे में कुछ पूछना चाहें तो पहले वो पूछिए। आपका स्वागत है। जी जी, आपको लगा जिस तरह पर यहाँ की बात करें, हर जगह सरकार बहुत सिमटती जा रही है, उत्तराखंड की बारी है, क्या इस बार सत्ता वापसी नहीं होती आपकी तो पार्टी यहाँ सफाया हो जाएगा? यहाँ देखिए, न तो पार्टी सिमटती जा रही है। पिछले लोकसभा में हमें 12 करोड़ वोट मिले हैं। तो ये जो मोदी जी चाहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, वो तो संभव नहीं। मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की अगली 10 पीढ़ियाँ भी आ जाएंगी तो कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं होगा। हाँ, हिंदू महासभा मुक्त भारत हुआ था, जनसंघ मुक्त भारत हुआ था, बहुत जल्दी भाजपा मुक्त भारत भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत का सपना वही देखता है जो मीडिया मुक्त भारत चाहता है, जो जुडिशरी मुक्त भारत चाहता है, जो स्वतंत्रता मुक्त भारत चाहता है, जो लोकतंत्र मुक्त भारत चाहता है, वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता है। तो वो जो करते हैं उन्हें मुबारक हो। कांग्रेस पार्टी फलेगी, फूलेगी और आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। आप गोवा के चुनाव में देखिए, जीता कौन, सरकार किसने बनाई, वो जोड़ तोड़ से, जिसको आप तथाकथित चाणक्य बोलते हैं। अब वो ठगी से कोई सरकार बना दे तो मैं उसको चाणक्य नहीं मानता। वो ठग से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। जीते हम, सरकार कोई बनाए, जनता का समर्थन है और उत्तराखंड में जीतेंगे भी हम, सरकार भी हमारी बनेगी और सेवा भी हम ही करेंगे।
बीजेपी ने नारा दिया है कि 60+ सीटें और युवा मुख्यमंत्री। बीजेपी के नारे तो मैं आपको गिनाऊं 7 साल से, 15 लाख से लेकर अच्छे दिन आएंगे से लेकर तमाम नारे, ये सिर्फ नारों की पार्टी है, उससे आगे कुछ नहीं है। सर जो जिन विधायकों की 2 बार जो हार चुके हैं पिछले इलेक्शन, क्या उनके टिकट भी काटे? बीजेपी जो फॉर्मूला अपनाती, क्या कांग्रेस इस फॉर्मूले पे चलेगी? बीजेपी के फॉर्मूला बीजेपी जाने, हमारी एक प्रक्रिया होती है। हमारे यहाँ एक इंचार्ज है, प्रभारी हैं, हमारे नेता हैं, यहाँ के स्थानीय नेता हैं, कमिटीज़ बनती हैं, उसके बाद एक आम सहमति बनाकर निष्कर्ष निकाला जाता है। हम अपनी प्रक्रिया पर ही रहते हैं। सर आपने कहा 2 पार्टियां यहाँ पर, 2 पार्टियां, एक कांग्रेस एक भाजपा, एक तीसरी पार्टी आ गई है और लगातार कह रही है कि कांग्रेस यहाँ पर है ही नहीं, हमने और खत्म कर देंगे, यहाँ पर सिर्फ भाजपा है, विपक्ष में हम काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। मैं जब गोवा चुनाव का प्रभारी था तब भी यह पार्टी वहाँ भी यही बोल रही थी और उनके तमाम उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। तो जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए। मैं तो दिल्ली से आता हूँ, दिल्ली में जो हालत हुई कोविड, इस पार्टी की पोल खुल गई वहाँ। ये मुफ्त बिजली वाले लोग, उस मुफ्त बिजली में जितना तेज करंट आया जनता को इस कोविड में, उससे उत्तराखंड की जनता भी समझती है। उत्तराखंड के लोग दिल्ली में आते जाते रहते हैं, उनके परिवार के लोग दिल्ली में काम करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उन्हें मालूम है दिल्ली की क्या हालत है। एक नया अस्पताल नहीं बना, एक नया बिस्तर नहीं जोड़ा, अस्पताल में कम और हो गए। एक नया फ्लाईओवर, शीला दीक्षित जी के वक्त 150 फ्लाईओवर बने थे। पूछ लीजिए इनसे अगर आए तो, और आंखों में आंखें डाल के अगर आपसे बात करने की उनकी हिम्मत हो तो उनसे पूछिएगा कि आपने 150 के बाद 151वां फ्लाईओवर बनाया या नहीं बनाया। मेट्रो के जितने चरण शीला दीक्षित जी के वक्त मंजूर हुए थे, उसके अलावा इनसे पूछेगा कि अगला चरण मंजूर करवाया या नहीं करवाया। उनसे पूछेगा नए स्कूल कितने बने, नए अस्पताल कितने बने, ये तमाम सवाल इनसे पूछेगा, फिर इनसे बात करेंगे। अभी इनके बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि इनकी असलियत दिल्ली वाले जानते हैं। एक सवाल जो है, जगह जगह वैक्सीन के बोर्ड लगे हुए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, मोदी जी का धन्यवाद। इसमें कांग्रेस पार्टी की क्या प्रक्रिया है? देश की टैक्स पे करता है तो उसमें धन्यवाद। देश का मजाक उड़ाए। शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाहर भी लगा देते मोदी जी का धन्यवाद, जिनकी वजह से इतनी मौतें हुई हैं। लगाए ना वहाँ, क्यों नहीं हिम्मत दिखाते वहाँ मोदी जी का धन्यवाद करें। लाइनें लग गई शमशान घाटों के बाहर। दिल्ली में भी हुआ, राजस्थान में हुआ, पंजाब में हुआ, गुजरात में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, सब जगह। आप बंगाल में व्यस्त थे, पूछे ना उनसे, और उनसे बिना पूछे मैं तो कहता हूं कि आप लोग सब लगाइए शमशान घाट के बाहर धन्यवाद मोदी। इन्हें बड़ा शौक है ना अपने आप को धन्यवाद दिलवाने का। उन मौतों का जवाब भी इन्हीं से मांगिए। बट्टा जी, आपको क्या लगा यहाँ के प्रदेश की बात करें, कांग्रेस गुटबाजी या खेमेबाजी से उभर नहीं पा रही है, फिर भी वही हाल है, क्या उभर पाएगी? आपने बहुत चुनाव देखे होंगे, मैंने भी देखे। मैंने 20-22 चुनाव देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। हर चुनाव से पहले ऐसा सवाल ज़रूर पूछा जाता है, और वो क्यों पूछा जाता है? स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम अपनी आवाज़ दबाते नहीं हैं। हमारे को कोई ये नहीं कहता दिल्ली से कि अरे बोलो मत। हमें बोलने का अधिकार है और हम सब खुले मन से, खुले दिल से अपनी बात रखते हैं, अपना विचार रखते हैं। उसके बाद जो प्रक्रिया के तहत निर्णय होता है, आम सहमति से निर्णय होता है, फिर सब उस निर्णय को स्वीकार करते हैं। यह होता है एक स्वस्थ लोकतंत्र। लोकतंत्र में सरकार में क्या हो रहा है ये तो मालूम होना ही चाहिए। लोकतंत्र में पार्टियों के भीतर क्या हो रहा है यह जानने का अधिकार भी आप सबको है। वह अधिकार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में आपको दिखेगा। कांग्रेस वो अधिकार सबको देती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि रिमोट कंट्रोल नागपुर में और नागपुर का रिमोट कंट्रोल मोदी के पास है, ऐसा नहीं चलता। लेकिन आपके यहाँ स्वीकार ही नहीं होता, वो चुनाव के बाद जमीन पे भी दिखता है। आपके यहाँ फिर कैंडिडेट खुद चुनाव लड़ने शुरू कर देते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलता वो बागी चुनाव लड़ते हैं। अक्सर कई सीटों पे देखा जाता है कि कांग्रेस की हार के पीछे कांग्रेस का ही बागी में वो रहता है। आपको इस बार ये नहीं दिखेगा। पूरी प्रक्रिया के तहत हमारे प्रभारी महोदय देवेंद्र यादव जी लगातार सबसे संपर्क में रहते हैं, चर्चा करते हैं। तमाम नेता हमारे आपस में बात कर रहे हैं और एक स्वस्थ परंपरा के तहत जो निर्णय लिए जाएंगे वो आप देखेंगे कि सबको स्वीकार्य होगा। फिर एक घर में जहाँ इतने लोग होते हैं सबके अपने विचार होते हैं, उन विचारों का स्थान होता है। मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, मैं जानता हूँ आप क्या पूछ रहे हैं, फिर वापस पूछ लीजिएगा। उन विचारों का स्थान होता है।
बागी होंगे नहीं होंगे वो तो उस वक्त हमारे प्रभारी सब बात करेंगे, सब जैसे होता है हर चुनाव में वो होगा। लेकिन ये नहीं होता कि अरे साहब इसी पार्टी में, हर पार्टी में समस्याएं होती हैं, हर जगह कोई इस तरह के विचार अपने रखता है। लेकिन हमारे यहाँ रखने का मौका दिया जाता है, उसका स्थान है, और तभी कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है। कौन सी एक और पार्टी मुझे बताइए हिंदुस्तान में जो इतनी पुरानी है? बन बन के टूट के बिखर जाते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं। सबसे ज़्यादा लोकतंत्र अगर किसी पार्टी में आपको देखना है तो कांग्रेस पार्टी। जी एक सवाल और है सर, जब उत्तराखंड में हम आते हैं तो हिंदुओं की बात की जाती है, हिंदुत्व की बात की जाती है। भाजपा को तो आप लगातार कहते हैं ये हिंदुओं की बात कर रही है। आम आदमी 8 पार्टी आई, उसने कहा कि हम यहाँ पर राजधानी बना देंगे इसको, ये जो एक आने वाली मतलब हिंदुओं की एक राजधानी अगर देखें, धार्मिक राजधानी बना देंगे। उसके बाद अब कह दिया है, कल हरीश रावत जी ने कहा है कि श्री गणेश से हम शुरुआत करेंगे। आप अपने जितनी भी शुरुआत होंगी, हम अपने नारों की शुरुआत होगी या फिर कोई भी कैंपेन होगा उसकी श्री गणेश करेंगे। यानी हिंदुत्व की राजनीति। देखिए, जिस हिंदुत्व को महात्मा गांधी ने हम सबको सिखाया वो हिंदुत्व जोड़ने वाला। महात्मा गांधी की 5 बजे की शाम की जो प्रार्थना सभा होती थी उसमें सर्वधर्म प्रार्थना सभा कहलाती, वो है हमारा हिंदुत्व। कांग्रेस पार्टी समझती है सेकुलरिज्म का अर्थ भी, जो भाजपा को कई जन्म लेने पड़ जाएंगे नहीं समझ में आएगा। हमारी परंपराओं का स्थान क्या है कांग्रेस समझती है उसको। वसुदेव कुटुंबकम को कांग्रेस समझती है। सबका स्थान है, भारत को सबने मिलकर बनाया है, ये बात कांग्रेस समझती है और उसकी साक्षी रही है। 135 साल से तो कांग्रेस उसकी साक्षी रही है। ये लोग 1925 से जब से संघ बना है तब से सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ को कैसे इस्तेमाल करें बांटने के लिए, ये वो काम करते हैं। धर्म जोड़ता है, बांटता नहीं है। आपको कैसे देख सर, आपने भी कहा है हम जोड़ने का धर्म समझते हैं। आप नहीं सर, हम आम आदमी को छोड़िए, उनकी मैं क्या बात करूं। मैंने आपको तो उनकी असलियत बताई। आप दिल्ली आइए मेरे साथ, मैं आपको ले जाऊंगा तमाम फ्लाईओवर्स पर भी, तमाम अस्पतालों में भी, और बताइएगा कितने उन्होंने बनाए, कितने उनसे पहले बने। तो इनकी क्या बात करनी। जो सत्ता में होता है, जो सरकार में शपथ लेता है संविधान की, उसका धर्म क्या होता है? उसका धर्म होता है सबको बराबर की नज़र से देखना और सबके लिए काम करना। इन्होंने किसी को भी कुछ किया हो किसी के लिए, बताइए उनके बारे में क्या बात करें। अरे उत्तराखंड में आया हूँ, उत्तराखंड की तो बात करो। चुनाव नजदीक आने के साथ साथ युद्धों को मनाने की कोशिश की जाती है, क्या इस बार भी रहना कोशिश की जाएगी? क्योंकि बहुत से ऐसे पार्टी के नेता हैं जिन पर आरोप भी है और जो अपनी बात ना मनवाने के नाराज भी होते हैं। एक परिवार में लोग अगर किसी विषय पे, किसी मुद्दे पर नाराज हैं तो उसमें तो चलता है। आप भी अपने परिवार में बैठ के सुलह करवाते हो, तो ऐसे हमारे यहाँ भी प्रक्रिया है, उसमें कोई खबर नहीं बनती उसमें। आपने महंगाई पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाया कि सड़कों पे आते हैं, लेकिन वही सरकार की बात करें तब शराब पे बहुत रेट कम कर दिए, तो उपलब्धि सरकार कुछ कहेंगे इसमें? शराब के रेट कम कर दिए, ये प्राथमिकता होगी इनकी। जो घर गृहस्थी चलाने के लिए गैस सिलेंडर, आपकी पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी चलाने के लिए जो ईंधन का जो महंगाई है, जो रसोई के जो कुकिंग में जो तेल इस्तेमाल होता है उसमें जो महंगाई है, मुझे लगता है ये प्राथमिकता होनी चाहिए। दालों की जो हालत हो रखी है, इन सब पे लोगों को का ध्यान है और सरकार का भी ध्यान इस पे होना चाहिए। तो आप क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही कमियां उजागर करेंगे? जनता ने आशीर्वाद तो दिया था इन्हें, क्या क्या उस आशीर्वाद का? 303 सीटें ऊपर दी और यहाँ भी जिताया। यहाँ तो पुजारी बदल दिए 3 बार। क्या हुआ उस आशीर्वाद? 3 तारीख से परिवर्तन यात्रा, हमारी भी परिवर्तन यात्रा 3 तारीख से शुरू हो रही है। महंगाई पे जो हम लोगों ने यहाँ आंदोलन किए, और कोविड में आपको अगर कोई और पार्टी दिखी हो सड़क पर तो मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी दिखी हो, जो तथाकथित वो संघ वाले जो अपने आप को सेवक संघ मानते हैं वो दिखे हों। कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस, यही तो दिखते थे आपको, पूरे देश में दिखते थे। मजबूरी में, चलो आप लोग तो निडर पत्रकार हो, हमारे दिल्ली के कुछ पत्रकार बड़े डरपोक हैं, उनको भी दिखाना पड़ गया कांग्रेस को। तो ये कहना कि कांग्रेस सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मिथ्या
बात है, गलत बात है। हमारे कुछ साथी आप जैसे दिल्ली में कहते थे कि आप तो सड़क पर नहीं आते, सोशल मीडिया पे हो, सड़क पर आ गए तो कहते हैं आप तो सोशल मीडिया पे नहीं हो, सड़क पर हो। अरे हम जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। एक सेकंड, एक सर, मंदिरों का सरकारी नियंत्रण में होना चाहिए। चार धाम देवस्थान बोर्ड जो लेके जो बात हो रही, बीजेपी की बात कर रही है, आप मानते हैं कि देवस्थान मंदिर नियंत्रण में होने चाहिए? मेरा मानना मायने नहीं रखता। तमाम लोग जिनको अंग्रेजी में स्टेक होल्डर कहा जाता है, उन सबसे आम सहमति बनाए बगैर कोई निर्णय किसी सरकार को नहीं लेना चाहिए। सबसे बात करके लेना चाहिए, कोई निर्णय हो। हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई निजी लड़ाई तो है नहीं। हमारी लड़ाई ही इस पार्टी से ये है कि हम दो और हमारे दो, वो चार बैठकर निर्णय ले लेते हैं। ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते देश में। इस देश में निर्णय लेने के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए। सबसे बात करिए, संवाद करिए, और जहां संवाद से काम हो सकता है वहां विवाद क्यों करना। लेकिन यह पार्टी सिर्फ और सिर्फ विवाद जानती है, संवाद नहीं जानती। कांग्रेस पार्टी सिर्फ संवाद समझती है, विवाद नहीं समझती। मुझे स्थानीय नेतृत्व ज़्यादा बता पाएगा क्योंकि मैं दिल्ली से हूं, तो मैं खटीमा के बारे में। भैया, उत्तराखंड आंदोलन की शुरुआत आप जानते हैं कि खटीमा से हुई थी। सबसे पहले गोलीकांड, तो खटीमा जननी है उत्तराखंड की। तो और दूसरी बात, मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है और अनदेखी उसकी जनजाति क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है, नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और उत्तराखंड की नींव खटीमा ने रखी है, इसलिए इसकी हमेशा ही जो है महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए वहाँ से शुरुआत हुई। मैंने आपको बिना पूछे ही कहा कि हमारी पार्टी में एक प्रक्रिया है। हर बार हर प्रदेश में वो प्रक्रिया फॉलो की जाती है। उस प्रक्रिया के तहत हमारे प्रभारी जो हैं, कमेटियां बनती हैं, सबसे आम सहमति ली जाती है और फिर निर्णय लिए जाते हैं। वो कोई भी निर्णय हो, वो मैनिफेस्टो हो तो और कोई निर्णय हो, तमाम निर्णय लेने की एक प्रक्रिया होती है। अगर मैं यहाँ बैठकर कोई निर्णय ले लूँ तो वो ठीक भी नहीं होगा और वो स्वीकार्य भी नहीं होगा। तो मेरा क्या मतलब, मैं ये ना हाँ बोल सकता हूँ ना इसमें ना, क्योंकि प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया तो शुरू होने दीजिए। ये कोई तरीका नहीं होता। कई बड़े नेता सर लगातार हरीश रावत को चेहरा बनाने की बात, मैंने आपको बताया कि हमारी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। अफजाल जी, लास्ट क्वेश्चन आप। जी, वो एक सिद्धू जी के सलाहकार को लेकर जो विवाद पंजाब में है, उस पर भी बता दीजिए। मैंने सुना नहीं, देखा नहीं। मैं तो 2 दिन से उत्तराखंड में हूँ, तो मेरे को मालूम नहीं उसकी। धन्यवाद सर, धन्यवाद।